जय हिंद साथियों। आओ जाने 10वीं कक्षा में हमारा जो पाठ्यक्रम और अध्याय उनका कैसे विभाजन किया गया है। हमारी जो वार्षिक परीक्षा सेशन 2023-24 के लिए होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ हो सकता है इसमें परिवर्तन आए हों पिछले सेशन की अपेक्षा, तो उनको निर्देशों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, सामान्य निर्देश ये वैसे सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ये जो एक जनरल जानकारी है जो सभी विषयों के लिए इसी प्रकार है। सामान्य निर्देश है कि पूरे पाठ्यक्रम पर हमारी वार्षिक परीक्षा होगी, जितने भी उसके अंदर अध्याय दिए हुए हैं। दूसरा, वार्षिक परीक्षा हमारी 80 अंक की होगी। आंतरिक मूल्यांकन जो असेसमेंट है वो 20 अंकों का होगा, सभी विषयों में ऐसे ही रहेगा। तीसरा दिया हुआ है ये प्रैक्टिकल विषय को छोड़कर, आंतरिक मूल्यांकन के लिए नियमानुसार आवधिक इसमें मूल्यांकन होगा। जैसे 6 अंकों के लिए 2 सेट की परीक्षाएं आयोजित होंगी, 2 सेट की परीक्षाएं होंगी जिनके 6 अंक आपको मिलेंगे, जिनका अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 4 अंकों का भारांक होगा। इसके अतिरिक्त एक प्री बोर्ड की परीक्षा होगी जिसका अंतिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। यानी कि एक प्री बोर्ड आपकी परीक्षा होगी, 2 अंक आपको उसके मिलेंगे। इसके अलावा जो 2 सेट के एग्ज़ाम आपके होंगे तो 4 अंक आपको उनके मिलेंगे, तो कुल 6 अंक ये हो गए। दूसरा दिया है 2 अंकों के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी होगी, उसके लिए आपको 2 अंक आपको मिलेंगे। फिर 2 अंकों के लिए एक सीआरपी जो आपकी कक्ष में भागीदारी है, आप कितना अच्छा प्रदर्शन कक्षा में करते हैं, 2 अंक आपको उसके मिलेंगे। 5 अंकों का आपका परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क होगा और 5 अंक आपके उपस्थिति के हैं, क्लास उपस्थिति के। अगर आपकी उपस्थिति 75 से 80% तो 1 अंक, 80 से 85% तक 2 अंक, 85 से 90% 3 अंक और 90 से 95% तक जो है 4 अंक आपको मिलेंगे और 95 से 100% आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये 20 अंक आपके हो गए। अब इसमें पाठ्यक्रम संरचना देखिए 2023-24 हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, क्रम संख्या जो हमारा बुक है इतिहास की, भारत और विश्व, इसमें जो इकाई 3 हैं, जो पहली इकाई है उसमें 3 अध्याय हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं और विश्व के प्रमुख दर्शन, ये 3 जो अध्याय हैं वो 7 अंक के होंगे, किसी में से भी आ सकता है और 7 अंक का आपको इनमें से विषय या प्रश्न मिलेंगे। दूसरी जो इकाई है उसमें 4 से 6 आपके चैप्टर हैं। मध्यकालीन समाज, यूरोप और भारत, ईसाइयत व इस्लाम, उदय टकराव और भारत पर विदेशी आक्रमण, 4, 5, 6 ये 3 जो चैप्टर हैं, इनमें से भी 7 अंक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरी इकाई में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, 8वां भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और 9वां है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। तो ये जो 3 अध्याय हैं इनमें से 9 अंक आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर तो 9 इतिहास के आपके काफ़ी ज़्यादा हैं सेशन के हिसाब से, क्योंकि 9 चैप्टर एक पार्ट के बहुत ज़्यादा हैं। चलो, तो इस प्रकार 3 इकाई आपकी दी हुई हैं। पहली इकाई में 3 चैप्टर हैं, 7 अंक के हैं। दूसरी इकाई में 3 चैप्टर हैं, वो भी 7 अंक के हैं। और तीसरी इकाई में 3 चैप्टर हैं, वो भी 7 अंक। इस प्रकार ये आपके 23 अंक इतिहास से बनते हैं। 23 अंक का आपको इन 9 अध्यायों में से करना होगा। अब दूसरा आपकी लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक है उसमें इकाई 1 सत्ता की साझेदारी, संघवाद और तीसरा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक विषय। इसमें से इन 3 चैप्टर में से 12 अंक आपको प्राप्त होंगे, क्वेश्चन मिलेंगे 12 अंक के। दूसरी जो इकाई है आपकी
राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, ये 2 अध्याय दिए हुए हैं। इनमें से 9 अंक आपको प्राप्त होंगे, 9 अंक के क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इस बुक से आपके 5 अध्याय दिए हुए हैं और अंक दिए हुए हैं, पहली इकाई से 12 और दूसरी से 9। तो इस प्रकार 21 अंक लगभग आपके ये दिए हुए हैं। तो भी बड़ा अन्याय है ये। इतिहास में 9 अध्यायों में आपको 23 अंक दिए हैं और दूसरी बुक में आपको जो आपकी सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, इसमें 5 अध्यायों को आपने 21 अंक दिए हुए हैं, 5 चैप्टर दिए हुए हैं। बड़ा अन्याय किया है वही। तीसरा है समकालीन भारत, द्वितीय पार्ट इसका। इसमें पहली इकाई में संसाधन और विकास, दूसरा वन और वन्य जीव संसाधन, तीसरा जल संसाधन। 3 अध्याय एक इकाई में है, 8 अंक हैं दूसरा इकाई में। चौथा चैप्टर कृषि, 5वां खनिज ऊर्जा संसाधन, 2 चैप्टर दिए हैं, 7 अंक इसमें दिए हुए हैं। और तीसरी इकाई विनिर्माण उद्योग हैं, 6ठा चैप्टर, 7वां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से 6 अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ भी भाई लगभग 7 आपको चैप्टर दिए हुए हैं और लगभग 21 अंक दिए होंगे यहाँ भी। 8, 7, 15 और 6, तो 21 अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा अन्याय से ही लगता है। न्याय की कोई बात नहीं है। 7 अध्याय हैं यहाँ भी, इतिहास की तरह। चलो 2 तो कम हुए, इतिहास में 9 चैप्टर हैं। चौथा है आर्थिक विकास की समझ, आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकाई 1 दिया हुआ है विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और तीसरा मुद्रा और साख। ये 3 जो चैप्टर हैं 8 अंक के हैं। दूसरा जो इकाई है उसमें चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और 5वां उपभोक्ता अधिकार। ये 7 नंबर के दिए हुए हैं। 8 और 7, 15 आपके जो 5 चैप्टर दिए हुए हैं। तो इसमें आपके 5 चैप्टर दिए हुए हैं और 8 और 7, 15 जो इसमें अंक दिए हुए हैं। तो ये अंकों का अध्याय वर्गीकरण है। टोटल आपकी 80 अंक हुए। आंतरिक मूल्यांकन आपका 20 अंक का है। तो नेक्स्ट देखिए, जो आपके काम का है वही बताते हैं। आगे चलिए आप। मानचित्र कार्य देखिए आप। मैप वर्क इस बार क्या है, इसमें कुछ इस बार थोड़ा परिवर्तन किया इन्होंने। मानचित्र इतिहास से आपका क्या है, जो पहला अध्याय है इन्होंने चैप्टर दिए हैं किस में से अध्याय में से क्या आना है। सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसमें प्रमुख नगर दिए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। ये आपका मैप वर्क है पहले अध्याय से। इन स्थानों को आपने अच्छे से मानचित्र पर कर लेना है। दूसरा अध्याय प्राचीन विश्व की सभ्यताएं। विश्व के मानचित्र पर आप विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के उद्गम और प्रसार संबंधी क्षेत्रों को दर्शाएंगे कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, तो उनका उद्गम और प्रसार हमने दिखाना है। यह आपका इतिहास का मैप वर्क है। नेक्स्ट दिया है मिस्र की सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया, यूनानी, रोमन, चीन, माया। ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए मैप में कहाँ है इनकी स्थिति। तीसरा है विश्व के प्रमुख जो दर्शन हैं, उसमें विश्व मानचित्र अध्याय में 3 में क्या है, विश्व के मानचित्र पर विश्व के प्रमुख दर्शनों के उद्गम और प्रसार संबंधी क्षेत्र आप दिखाएंगे कि जैसे वैदिक दर्शन, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, कन्फ्यूशियस, ये जो दर्शन है, ये जो विचारधाराएं थी, ये कहाँ पनपी, कहाँ इनका विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ तक फैली। तो इनमें जो केंद्र हैं, शहर हैं, उद्गम प्रसार, वो आप इसमें करेंगे। 7वां चैप्टर से आएंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ये चैप्टर दिए हैं, किस किस चैप्टर को आपने मैप के लिए करना है।
विश्व के मानचित्र पर साम्राज्यवादी जो ताकतें थी उनको आपने दिखाना है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, रूस, जर्मनी, इटली, ये आपने करने हैं। ये हमारा इतिहास का मैप था। आगे भूगोल का जो मैप है उसमें देखिए, पहला जो अध्याय है संसाधन और विकास, उसमें मृदा के प्रकार आप करेंगे। तीसरा अध्याय जल संसाधन, उसमें भाखड़ा बांध, नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, कोयना, रिहंद, सरदार सरोवर, राणा प्रताप सागर, ये आप जो हमारी परियोजनाएं हैं इनको करेंगे। कृषि में गेहूं चावल उत्पादित करने वाले क्षेत्र, राज्य, और गन्ना, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, कपास से संबंधित राज्य, ये आप मैप पर प्रैक्टिस करेंगे। पांचवा अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन से लौह अयस्क की खानें, कुद्रेमुख, बेल्लारी, मयूरभंज, केंदुझार, दुर्ग। फिर उसके बाद कोयला की खानें झरिया, रानीगंज, नेवल्ली, कोरबा और बोकारो, ये स्थान आपको पता होना चाहिए। खनिज क्षेत्र अयस्क, डिगबोई, मुंबई हाई, अंकलेश्वर। परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है कहाँ लगे हुए, ननौरा, रावत भाटा, तारापुर, काकरपार और कैगा कल्पक्कम, तो ये स्थान आपके। नेक्स्ट दिया है छठा जो अध्याय है विनिर्माण, इसमें लोहा इस्पात के केंद्र दिए हुए हैं, जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती, सैलम और राउरकेला। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क दिए हैं, श्रीनगर, नोएडा, गांधीनगर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, सातवां अध्याय, इसमें प्रमुख बंदरगाहें दी हुई हैं, कौन कौन सी करनी, कांदला, मुंबई, मार्मगोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, तो ये आपने बंदरगाहें करनी है। उसके बाद है प्रमुख हवाई हमारे अड्डे, जैसे अमृतसर, राजा सांची श्री गुरु रामदास जी, दिल्ली इंदिरा गांधी, मुंबई छत्रपति, ये नाम स्थान भी हो सकते हैं और जिनके नाम से हैं वो नाम भी हो सकते हैं। चेन्नई, मीनमबक्कम, कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद, राजीव गांधी। तो ये इतिहास का मैप के लिए आपको पॉइंट दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं। हालांकि 2 और 3 5 अंक का आपका मैप है, लेकिन जो सिलेबस है मैप को बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मासिक पाठ्यक्रम जो है हमारा 2023 में किस किस महीने हमने कौन से अध्याय करने हैं, इसको देखिए। अप्रैल में हमारा समकालीन भारत से संसाधन विकास, इतिहास से सरस्वती सिंधु सभ्यता, आर्थिक विकास की समझ में विकास। उसके बाद मई में देखिए वन्य और वन्य जीव संसाधन, समकालीन भारत से इतिहास से प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, और लोकतांत्रिक राजनीति सत्ता की साझेदारी। जून आपका अवकाश, ये तो इसमें अवकाश का काम आपको ये दिया हुआ था कि राज्य राजधानी आपको पता है, पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी। वन और वन्य जीव जो हैं वो आपको अभ्यास के लिए दिए हुए हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित जो साइट है, स्थान है, हरियाणा से संबंधित जो स्थान है मानचित्र पर उनका अभ्यास करना, हड़प्पा के, भारत के और विश्व की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित फ़ोटो का संग्रहण करना, कॉपी में चिपकाना, ये आपका जून का होमवर्क था। जुलाई आर्थिक विकास की समझ, जुलाई में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र करना, इतिहास से विश्व के प्रमुख दर्शन, समकालीन भारत से जल संसाधन। उसके बाद अगस्त में चलें, इतिहास से मध्यकालीन समाज, यूरोप और भारत, लोकतांत्रिक राजनीति से संघवाद, और समकालीन भारत से कृषि। ये अगस्त का सिलेबस है। सितंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी। उसके बाद जो समय बचता है उसमें इतिहास से ईसाईयत और इस्लाम, उदय टकराव, लोकतांत्रिक राजनीति से जाति धर्म, लैंगिक मसले, और आर्थिक विकास की समझ, मुद्रा और साख। ये 3 चैप्टर पेपर के साथ बहुत कठिन मतलब लगता है 3, क्योंकि परीक्षा भी है इसमें। उसके बाद अक्टूबर है, अक्टूबर में इतिहास का भारत पर विदेशी आक्रमण, दूसरा आर्थिक विकास की समझ से वैश्विकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, समकालीन भारत 1 से खनिज और ऊर्जा संसाधन। नवंबर का सिलेबस आपका इतिहास से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, लोकतांत्रिक राजनीति से राजनीतिक दल, और समकालीन भारत से विनिर्माण उद्योग।
दिसंबर में हमने करना है इतिहास से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, लोकतांत्रिक राजनीति से लोकतंत्र के परिणाम और समकालीन भारत जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। फिर जनवरी में भारतीय इतिहास से आप स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष करेंगे, आर्थिक विकास की समझ में उपभोक्ता अधिकार। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि जितना 10वीं का सिलेबस दिया हुआ है तो इसको इतने समय में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबे और संख्या भी बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो इनको सरकार बोर्ड के द्वारा थोड़ा कम करना चाहिए। फरवरी में दोहराई है और मार्च में आपकी वार्षिक परीक्षा है। इसके अलावा आपको कुछ निर्देश दिए हैं, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों को शब्दावली अवधारणा स्पष्ट करने के लिए अध्यायों के साथ दी जाने वाली शब्दावली और परिभाषिक जो वर्ड होते हैं उनको नोटबुक में लिखने के लिए निर्देश दें। तो ये नीचे बुक दी हुई है। तो इस प्रकार आपका ये प्रारूप दिया हुआ है। अब थोड़ा सा कितने प्रश्न कैसे आएंगे, छोटे अंक के कितने, बड़े, थोड़ा उस प्रश्न पत्र का एक डिज़ाइन प्रारूप भी 2023-24 के लिए हम समझ लें। अब इसमें देखिए, जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न 5-5 अंक के होंगे और वो 4 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 20 अंक के होंगे। तो इन सभी में आंतरिक विकल्प आपको दिए जाएंगे कि भी अथवा होगा 2 क्वेश्चनों के बीच में, और उनमें से एक आप करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में से एक एक प्रश्न दिया जाएगा, यानी कि चारों जो आपकी बुक हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा जो आपने करना है। तो 5 अंक का एक प्रश्न, 4 प्रश्न चारों बुक से और 20 अंक। उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके 3 अंक के, वो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 अंकों के ये क्वेश्चन होंगे। इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र से ये आपके क्वेश्चन होंगे। इतिहास से 2, भूगोल से 2 और राजनीति शास्त्र से 1। अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है 2-2 अंक के, वो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 12 अंक कुल होंगे। कोई 2 बिंदु आप लिखिए। प्रश्नों की संख्या इतिहास से 2 होगी, भूगोल से 2, राजनीति शास्त्र से 1, अर्थशास्त्र से 1, तो 12 क्वेश्चन, 12 अंक आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं ये 2-2 अंक के थे। 1-1 अंक के प्रश्न आप देखिए। 1-1 अंक के जो प्रश्न हैं वो 20 मिलेंगे आपको, तो कुल 20 अंकों के ये प्रश्न होंगे। बहुविकल्प होंगे, ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा। इतिहास से 6 होंगे, भूगोल से 3, नागरिक शास्त्र से 7 और अर्थशास्त्र से 4। तो इस प्रकार मल्टीपल चॉइस से आपके क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे, ये 4 अंक का होगा, 4-4 अंक के होंगे, 2 प्रश्न होंगे और 8 अंक कुल होंगे। केस स्टडी में आपको क्या होगा कि राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र से कोई एक विषय पूछा जाएगा, कोई जो आपको करने को मिलेगा। तो इसमें 1 अंक के 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कोई हो सकता है कोई समस्या, कोई बुक से आपको कोई विषय दे दिया जाए, तो उसको स्टडी करके उसको पढ़कर आप उसमें से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, उसका सार पूछ लिया जाए, कोई उसमें से प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार 8 कुल अंक होंगे, 4-4 अंक के ये 2 आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। मानचित्र वर्क दिया हुआ है, तो इसमें अंकों का डिवीज़न दिया हुआ है। इतिहास भूगोल का एक प्रश्न होगा ये, जिसमें 2 खंड होंगे। खंड 1 में आपको इतिहास के 2 अंक का आपको मैप आएगा और भूगोल से 3 अंक आएंगे। तो इस प्रकार आपके 80 अंक होंगे ये, और 38 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिनके आपने ये उत्तर देने होंगे। तो बड़ा एक
तो 10वीं का बड़ा लेंथी सिलेबस दिया हुआ है, उसी प्रकार से प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और उम्मीद करें कि इसी प्रश्न पत्र के अनुसार, इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार, इसी अंकों के डिवीज़न अध्यायों के अनुसार आप तैयारी करें। पास होने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि मानचित्र कार्य भी इसमें आप दिया हुआ है, उसके कुछ चैप्टर भी आपको दिए हैं। उसके साथ 20 अंक आपको एक एक अंक के दिए हुए हैं। 5 अंक का आपका मैप हो गया 25। तो थोड़ी तैयारी करें, अच्छे अंक पाने की उम्मीद करें। धन्यवाद।